नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं हम। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम यूनिट फर्स्ट में हमारे 3 दिए हुए, मनु, कौटिल्य और शुक्र। मनु कौटिल्य हम पढ़ चुके हैं। शुक्र जो है उसका परिचय और सप्तांग सिद्धांत हम देख चुके हैं। बाकी लगभग शुक्र में सेम सा ही है, मनु और कौटिल्य जैसा ही। ये शुक्र पर हमारा अंतिम वीडियो है। इसमें हम शुक्र के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंध संबंधी जो विचार हैं उनको देखेंगे। हमने मनु और कौटिल्य में दोनों में वैदेशिक व परराष्ट्र संबंधी विचार देखे थे। मंडल सिद्धांत देखा था, षाटगुण नीति देखी थी, उपाय देखे थे। सेम वैसा ही शुक्र में है परराष्ट्र संबंधों में, इसलिए हम उनको दोबारा से रिपीट ना करते हुए मोटा मोटा सा हम उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। परराष्ट्र संबंध के संबंध में सबसे पहले हम उसका राज्यों का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, शुक्र ने न केवल आंतरिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, वरन उसने अपनी जो शुक्र नीति सार है उसमें परराष्ट्र संबंधों के संचालन के संबंध में भी व्यापक दिशा निर्देश दिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन की दृष्टि से सबसे पहले उसने राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये वर्गीकरण वैसा ही है जैसा कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन इस प्रकार 4 प्रकृति के राज्य माने और राजाओं का वर्गीकरण किया। राजा विजिगीषु जो राजा है उसके चारों ओर जो समीपवर्ती राजा होते हैं, उनसे आगे के राजा और उनसे परे के जो राजा जो क्रम में स्वाभाविक शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं, शुक्र के अनुसार पीछे स्थित उनके पीछे जो राजा स्थित है वो भी इसी क्रम में शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। ये मंडल सिद्धांत में हम देख चुके हैं कि पड़ोसी जो राज्य होता है वो शत्रु होता है, उसका जो पड़ोसी होता है वो हमारा मित्र होता है, विजिगीषु का मित्र होगा। उससे आगे का अरिमित्र यानी हमारा जो शत्रु होगा उसका मित्र होगा, और उदासीन और मध्यम स्टेट बताए गए हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होंगे, दोनों की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही पीछे की पंक्ति में ये पढ़ चुके हैं मंडल सिद्धांत को, तो वैसे ही वर्गीकरण शुक्र ने प्रस्तुत किया है। परराष्ट्र संबंधों के ऊपर उसका जो अगला जो बताया है उसने षाटगुण नीति। परराष्ट्र संबंधों के संबंध में शुक्र ने भी सबसे प्रमुख षाटगुण नीति का प्रतिपादन किया है। षाटगुण नीति यानी 6 गुणों वाली नीति। ये जो 6 गुण है, सबसे पहले संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और आश्रय संश्रय कुछ भी कह सकते हैं आप, और द्वैधी भाव। ठीक है। संधि यानी जिस क्रिया से बलवान शत्रु जो है निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। यानी हमारा जो शत्रु है उसके साथ संधि के माध्यम से हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं। तो राजा को सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए कि वो संधि के माध्यम से उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास करे। योग्य और उपयुक्त अवसर देखकर ही ये कदम उठाए, और बलवान यदि शत्रु है तो उसके ऊपर आक्रमण करने का कभी भी वो उपाय न अपनाए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, विपत्ति में पड़ जाएगा। दूसरा है विग्रह। जिस क्रिया से शत्रु को पीड़ित किया जाए, उसे अपने अधीन बनाया जाए, उसे विग्रह की नीति कहते हैं। शुक्र ने चेतावनी दी कि राजा के द्वारा विग्रह का मार्ग जो है बिना सोचा समझे मनमाने तौर तरीके से अपनाया नहीं जाना चाहिए, वरन मंत्रियों के साथ भली भांति विचार विमर्श और परामर्श के उपरांत ही उस नीति की अपनाया जाना चाहिए। और शुक्र ने जो यदि हमारा जो शत्रु है वो यदि बलवान है तो उससे ऊपर विग्रह की नीति अपनाने का पूर्णतः निषेध किया है। यदि किसी राजा को अन्य राजा द्वारा पीड़ित किया गया है या पीड़ित किया जा रहा है तो
बाद में परिस्थिति अनुकूल होने और होने पर उसे विग्रह की मार्ग अपनाया जा सकता है। अगली है यान। शत्रु के नाश और अपनी विजय के लिए उस पर जो आक्रमण किया जाता है उसे यान की नीति कहा जाता है। शत्रु राजा की सेना और उसके जो मित्र हैं, यदि अब में लगे कि वो निर्बल हो चुके हैं और उनको दुर्ग में बंद कर दिया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में शत्रु को घिरा हुआ पाकर उसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, यान की नीति यानी आक्रमण की नीति को अपनाया जाना चाहिए। अगला है आसन। विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए उचित अवसर की प्रतीक्षा करना को शुक्र ने आसन की संज्ञा दी। आसन यानी थोड़े समय के लिए उचित अवसर के लिए की प्रतीक्षा करना, तटस्थता की नीति को अपनाना। अगला है आश्रय या संश्रय। जिन मित्रों से रक्षित होकर दुर्बल राजा भी बलवान हो जाए, ऐसे किसी भी शक्तिशाली राजा का आश्रय या शरण लेने में ही शुक्र की जो नीति है वो आश्रय की नीति है। यानी ऐसे किसी राज्य का संरक्षण ले लेना, आश्रय ले लेना, जिससे कि आप भी क्या कहलाओ, एक शक्तिशाली बन जाओ, यानी शक्तिशाली मित्र का संश्रय ले लेना। द्वैधी भाव का आश्रय है सेना को विभक्त करना, शत्रु और मित्र दोनों स्थानों पर उसे नियुक्त करना। षाटगुण नीति के पश्चात शुक्र उपाय बताता है परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए। वही 4 उपाय हैं: साम, दाम, भेद, दंड। साम का अर्थ है समझाना बुझाना। मित्र और शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। वचनों, इसके लिए उसने अलग से वचनों के प्रयोग की भी बात की है। दाम यानी धन देकर या कुछ लालच देकर उसे संतुष्ट करके अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। राजा के द्वारा मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति अलग अलग वचनों के माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है भेद और दंड का प्रयोग समान शत्रु के लिए उचित माना है। भेद के उपाय को भी शत्रु एवं मित्र के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने की बात की है। भेद यानी उनके मध्य फूट डालने की नीति और उनको शत्रु पक्ष जो है उसे कमज़ोर करने की नीति का अपनाना। तो उसे शत्रु पक्ष को कमज़ोर करने के लिए इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। दंड शुक्र ने दंड नीति को भी मित्र और शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में अपनाने का निर्देश दिया है और इनके लिए अलग अलग वचन बताए हैं। अलग अलग वचनों के माध्यम से इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार ये चारों जो उपाय हैं, दंड यानी आक्रमण की, युद्ध की नीति, परिस्थिति देखकर उसे इस तरह की नीति का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये जो चारों उपाय हैं इनको अपनाने का उन्होंने वरीयता क्रम निर्धारित किया है और उसी के अनुसार इसे अपनाया जाना चाहिए, जो नितांत और व्यावहारिक हो। दोनों के लिए शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के लिए उसने इसी क्रम के आधार पर उपायों को अपनाने की उसने बात की है। और दंड की जो नीति है, भेद और दंड की जो नीति है, वो उसे उचित मर्यादाओं में और अंतिम विकल्प के रूप में ही इनका अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों में दूत व्यवस्था। शुक्र किसी भी राज्य के वैदेशिक संबंधों के संचालन में दूतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानता है। अतः शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक 10 प्रकृतियां जो है उनमें दूत का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि शुक्र ने कौटिल्य के समान दूतों का वर्गीकरण नहीं किया और उसने दूतों के पद पर नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं बताई हैं और उसी आधार पर दूतों की नियुक्ति की उसने बात की है। अगली है गुप्तचर व्यवस्था। शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि शुक्र नीति में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र उसके समान गुप्तचर व्यवस्था का इतना विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया है,
जितना शुक्र नीति में किया गया है, नहीं, जितना अर्थशास्त्र में किया गया है उतना शुक्र ने इसका विस्तृत विवरण नहीं किया है। शुक्र के अनुसार जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा आंतरिक राज व्यवस्था और वैदेशिक संबंध दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया जाना चाहिए। और साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि गुप्तचरों को अपने कार्य में बहुत अधिक दक्ष होना चाहिए। उनमें मित्र और शत्रु राजाओं तथा अपने ही राज्य की जनता के मनोभावों के जानने की क्षमता होनी चाहिए। सभी विषयों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सत्यवादिता के साथ राजा को समस्त सूचना प्रदान करना उनका प्रमुख कार्य है। गुप्तचर राजा के साथ व्यवहार में असत्यता को अपनाता है तो राजा के द्वारा उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। राजा द्वारा गुप्तचर की बात और सूचना को अंतिम सत्य नहीं मान लिया जाना चाहिए, बल्कि राजा के द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए और निरंतर उसका परीक्षण करते रहना चाहिए। पूर्णतः उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और साथ ही ऐसी परिस्थितियां सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें गुप्तचर स्वतंत्र रूप से और निर्भय होकर अपना कार्य कर सके। आंतरिक और वैदेशिक सभी जो संभव दबाव हैं उनको उनसे गुप्तचरों की रक्षा राजा को करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो शुक्र है उसने परराष्ट्र संबंधों के संबंध में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। परराष्ट्र संबंधों में सबसे पहले उसने अपना वही राज्यों का वर्गीकरण, मंडल सिद्धांत, फिर 60 गुण नीति और उपाय के बारे में बताया है। फिर दूत व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना है। 10 प्रकृतियाँ मानी, 10 प्रकृति में दूतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। गुप्तचर व्यवस्था जिसको हमने अभी देखा डिटेल में, योग्य होने चाहिए, लोगों के मनोभावों को समझने वाले होने चाहिए। आंतरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और राजा जो है उसको पूर्णतः गुप्तचरों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसका समय समय पर उसको परीक्षण करता रहना चाहिए और साथ ही उसे ऐसी परिस्थितियां राज्य में पैदा की जानी चाहिए जिसमें कि गुप्तचर जो है वो स्वतंत्र और निर्भय होकर जो अपने कार्य को कर सके। और यदि गुप्तचर के जो परामर्श है वो असत्य हों या गुप्तचर के जो सूचनाएं हैं वो असत्य हों तो राजा के द्वारा उनको दंड भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उसने परराष्ट्र या वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में अपना विवरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से हमारा ये शुक्र जो है वो कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग ये तीनों जो थिंकर है एक जैसे से ही, इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। कौटिल्य ने ज़्यादा विस्तार से इन चीज़ों के बारे में लिखा है। थोड़े माइनर जो अंतर थे वो छोटे छोटे जो अंतर थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, बीच में बता दिए हैं, बाकी वैसा सही है। अब अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम अगली जो हमारी यूनिट है बी यूनिट उसको शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।